हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हम एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल डिस्कस कर रहे थे। स्टिल वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल। ये पार्ट 3 है जिसमें हम इंजन के एक्सटर्नल पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल पार्ट मैंने अपने मर्जी से लिया, ये कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और फ्यूल सप्लाई सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें लुब्रिकेशन और कूलिंग तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे भी लास्ट में कि मैंने एक दो पेपर सेलेक्ट किए, उसमें कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे भी ऑटोमोबाइल आपके सिलेबस में है वहां पे इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। फर्स्ट पॉइंट एज इट इज, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल क्या है। यहाँ पे हम इस पेज को पर्टिकुलरली इसलिए इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे हमने एनाटॉमी को समझने के लिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमने बॉडी और डिस्कस कर लिया है। अब हम इंजन पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इंजन पार्ट्स में हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो मेजर पार्ट्स होते हैं या मेजर कंपोनेंट होते हैं इंजन के। अब हम जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है इंजन के, वहां पे इसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाता, तो इसको हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और इसके बाद आपके 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, ड्राइव, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो आज हम एक्सटर्नल पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक्सटर्नल पार्ट में हम लुब्रिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, कूलिंग सिस्टम और फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसमें ये दोनों पार्ट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना। और लास्ट में कुछ आपको 20-25 क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। तो आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की, फिर लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम नाम से ही पता चल रहा, और आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। लुब्रिकेशन सिस्टम बेसिकली हम हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली मूविंग कंपोनेंट, केवल इंजन की बात हम ना करें, इन जनरल बात करें तो कहीं पे भी मूविंग कंपोनेंट्स हैं तो हमको उसको लुब्रिकेट करने की जरूरत पड़ती है। हमें पता है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। दो सरफेस अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे। फोर्सेज की वजह से वहां पे लॉकिंग हो जाती है, जिसे हम सिंपली कहें तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से सरफेस की इंटरलॉकिंग होती है। अगर इंटरलॉकिंग होगी तो डेफिनेटली वहां पे पावर लॉसेस भी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो हमारा पार्ट है, जो कंपोनेंट है, उसके वियर टियर होने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। वियर टियर डेफिनेटली, ऐसा नहीं है लुब्रिकेशन के बाद नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, बट जो रेट होगा वियर टियर होने का वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेशन डेफिनेटली फ्रिक्शन की वजह से इंटरलॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेगा, तभी वियर टियर भी मिनिमाइज होगा, तो वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है। जैसे वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है, जो हमारा पावर लॉस होता है थ्रू फ्रिक्शन, वो भी कम हो जाता है। तो हमको ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में बहुत बार लैंग्वेज ट्विस्टेड भी होती है, बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लुब्रिकेशन। इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेजर ऑब्जेक्टिव स्पेशली मेंशन्ड है तो आप कहोगे लुब्रिकेशन यूज किया जाता है वियर एंड टियर के लिए, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन होता है। अगर ये ऑप्शन भी है तो दोनों को यूज करोगे, बट प्रीफर्ड करोगे अगर मेजर पूछा हुआ है, व्हाट इज द मेजर फंक्शन या मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग सिस्टम, तो टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट। ठीक है। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। डेफिनेटली एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा तो वियर टियर भी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ही वियर टियर होता है और फ्रिक्शन पावर को हम ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो दो मेजर फंक्शन है, इसके अलावा कुछ इसके सेकेंडरी फंक्शन भी हैं। तो बहुत बार आपसे पूछता है, केवल फंक्शन पूछेगा, अगर ऑप्शन में सेकेंडरी फंक्शन भी हैं तो आप उनको भी इंक्लूड करोगे। आगे हमने क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड दिए हैं तो आपको पता चलेगा, ऑब्वियसली आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, तो जो हमारा लुब्रिकेंट है वो सरफेस का जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज करता है, इसके साथ साथ डेट विल प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। और कूलिंग इफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड है तो एज कंपेरिजन टू एयर या अदर, इसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट भी शो करता है। सेकेंड जो पॉइंट है, टू प्रोवाइड द कॉशन इफेक्ट। कॉसिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है, सपोज कॉसिंग को थोड़ा सा हम जनरल भाषा में बात करें तो कोई चीज गद्दीदार हो, जैसे पीलो है आपकी, तो अगर आप अपना सर पीलो पे रखते हो तो पीलो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि आपका सरफेस हार्ड हिट ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो लुब्रिकेशन होता है हमारे बियरिंग में या कहीं पे जहाँ पे लुब्रिकेशन हुआ है, एक
फिल्म क्रिएट हो जाती है। तो वो फिल्म क्या करती है, जब भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उस वाइब्रेशन को थोड़ा सा ऑब्जॉर्व भी करती है। अब ऐसा नहीं कि पूरे वाइब्रेशन को वो फिल्म ऑब्जॉर्व कर लेती है, बट नेवरदलेस थोड़ा सा हमारे सिस्टम को सपोर्ट करती है टू ऑब्जॉर्व द वाइब्रेशन। तो ये भी एक इफेक्ट होता है इसका, ये भी सेकेंडरी इफेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है क्लीनिंग एक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी लुब्रिकेंट ऑयल होता है ये हमारे पार्ट्स को क्लीन भी करता रहता है, कंटामिनेंट वहां पे कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। डेफिनेटली लुब्रिकेशन ऑयल में क्योंकि विस्कस होता है तो कंटामिनेंट को क्या करेगा, अपस्ट्रैक्ट कर लेगा या उसमें स्टिक हो जाएंगे, बट वो पार्ट में स्टिक नहीं होने देता है, ठीक है, वो उस पार्ट को क्लियर करते रहता है। तो क्लीनिंग इफेक्ट भी शो करता है। टू प्रोवाइड द सीलिंग इफेक्ट, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे विस्कस, ये विस्कस होता है, विस्कोसिटी होती है, तो ये स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है, तो जिसकी वजह से सीलिंग काफी अच्छी होती है। जब आप दो पार्ट्स को ज्वाइंट करते हो तो आप जनरल वे में भी फील करो तो सपोज आप लिक्विड डाल देते हो, वाटर भी डाल देते हो किसी पार्ट में, उसके बाद उसको टाइट करते हो, डेफिनेटली वहां पे वॉशर्स लगे होते हैं, तो वो वॉशर्स को ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से हमारे सरफेस में स्टिक कर देता है। तो उसी तरीके से ये भी करता है हमारा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी तो ज्यादा होती है, तो विस्कोसिटी की वजह से काफी अच्छा सीलिंग इफेक्ट आता है जो हमारे मूविंग कंपोनेंट है उनके ज्वाइंट्स में। तो लीकेज की प्रॉब्लम को भी ये मिनिमाइज करता है। अब यहाँ पे हम दो चीज बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, और दूसरा है हमारा कि हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करती हैं या क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम हर बार बात कर रहे थे विस्कोसिटी, ये इसकी मेजर प्रॉपर्टी है। बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक या मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड या लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, तो आपको वहां पे विस्कोसिटी मेंशन करना होता है। टेम्परेचर, डेफिनेटली ये इंजन ऑयल में यूज होता है और मूविंग पार्ट में यूज होता है, वहां का टेम्परेचर काफी चेंज होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो विस्कस फ्लूइड है जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने पे भी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि वो ब्रेक डाउन हो जाए या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लीन रखता है, डेफिनेटली हम ऐसे ऑयल को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एडिटिव भी उसमें हम ऐड करते हैं, अब डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, ताकि वो हमारे पार्ट को क्लीन रखे और कोरोजन इफेक्ट को भी वो मिनिमाइज करे, कोरोड न कर दे हमारे सरफेस को, ये भी हमको ध्यान रखना था। चूंकि वो सरफेस मेटल के कांटेक्ट में होता है, ऑक्सीडेशन होने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं कि वहां पे ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर उस कंडेंस होना शुरू हुआ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जो आपका साइलेंसर होता है आपने देखा होगा वो करोड हो जाता है, क्योंकि जो सल्फर कंटेंट होता है, भले थोड़े अमाउंट में होता है, सल्फर कंटेंट की वजह से चांसेज होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनने के, और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंडेंसेशन टेम्परेचर होता है या जो ड्यू पॉइंट होता है वो करीब 50 to 60 डिग्री के आसपास होता है, जो सराउंडिंग कंडीशन होते हैं हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में। और फिर वहां पे अगर वो एक बार कंडेंस हो गया तो पूरा करोड़ कर देता है। इसलिए हमारे पास ये भी कंस्ट्रेन होता है कि हमारे जो व्हीकल का एग्जॉस्ट सिस्टम है उसका टेम्परेचर हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, क्योंकि इसके ड्यू पॉइंट को अचीव हमने कर लिया, एक बार एक कंडेंस हुआ तो पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम को करोड कर देगा। तो बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स को, टाइप्स ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है मिस्ट लुब्रिकेटिंग सिस्टम, दूसरा है वेट सम्प लुब्रिकेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज द ड्राई सम्प लुब्रिकेटिंग सिस्टम। तो अब हम सिस्टम को भी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो सारी चीजें जितना भी हम लुब्रिकेशन या कूलिंग से डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पॉइंट है मिक्स्ड लुब्रिकेशन, आप डिटेल में पढ़ते रहना, मैं इन जनरल बता देता हूँ आपको सारी चीजें। जो मिस्ट लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, जैसा इसका नाम ही है मिस्ट, ये पहले यूज होता था, अब बेसिकली हम इसका यूज करते नहीं है। पहले ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में यूज होता था। आपने बहुत बार देखे होंगे कि लोग जाते हैं पेट्रोल लेने तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इंजन ऑयल और एडिटिव मिलाते हैं अपने पेट्रोल के साथ ही। अब हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन को उसमें मिला देते हैं, सिंपल वो लुब्रिकेशन होता है। आपने स्कूटर्स देखे होंगे, पहले जो स्कूटर्स आते थे बजाज के, उसमें बेसिकली इस टाइप की चीजें यूज करते थे हम। और जब हम उसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसका जो इवापोरेटिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ये कम वोलेटाइल होता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल, तो पेट्रोल पहले इवापोरेट कर जाता है, ये हमारी गैसोलीन इवापोरेट कर जाती है, और जो हमारा ऑयल होता है वो हमारे इंजन, सिलेंडर, क्रैंक, बेस इसमें
चला जाता है और वहाँ पे जिसको भी ये लुब्रिकेट करना है, चाहे वो बियरिंग हो या जो भी हो, पिस्टन रिंग हो, ये सबको वहाँ पे लुब्रिकेट कर देता है। तो ये एक तरीका होता है लुब्रिकेशन का, डायरेक्टली आप फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज कर दिए हो, बट अब इसका हम यूज बेसिकली नहीं करते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अभी इसका एक प्रॉब्लम और है कि चूंकि जो हमारा क्रैंक बेस होता है उसी में कंप्रेशन स्ट्रोक भी होता है, तो हम यहाँ पे अलग से सेपरेट स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भी इसका यूज ऐसे इंजन में, इंपोर्टेड टू स्ट्रोक इंजन में, इसलिए भी ये है कि वहाँ पे चूंकि हम ऑयल का स्टोरेज नहीं कर सकते हैं या कूलिंग ऑयल को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली मिक्स कर देते हैं। डेफिनेटली ये लो कॉस्ट होगा। लो कॉस्ट क्यों होगा? क्योंकि हमको सेपरेट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, या फिर फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, पंप की ज़रूरत नहीं है सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ये लो कॉस्ट होता है। मेंटेनेंस कुछ रहेगा नहीं क्योंकि डायरेक्टली फील हो रहा है। तो जितना एडवांटेज है उससे कहीं ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है, दैट्स वाई ये वॉश आउट हो गया, अभी यूज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अचीव होता है हमारे इंजन में, तो हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है देयर विल चांस टू बर्न आउट, बट इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इवापोरेशन उतना अच्छा होगा नहीं, स्मूथ बर्निंग भी स्मूथ नहीं होगी, तो चांसेज होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मोक डिपॉजिट कर दे हमारे जो पिस्टन क्राउन है उस पर, या हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है या फिर एग्जॉस्ट पोर्ट है, इन सब में क्या करता है ये स्मोक डिपॉजिट कर देता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, अगर ये एसिडिक वेपर प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके बाद एसिडिक मीडियम हो जाएगा ये, और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो भी एसिडिक मीडियम होता है अगर वो कंडेंस हो गया किसी रीजन बस, तो वो पूरे सरफेस को जहाँ भी जिसके भी कांटेक्ट में आएगा पूरे सरफेस को करेज कर देगा, तो ये भी एक चांसेज होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जब हमारी व्हीकल डाउन हिल मूव कर रही होगी, जब आपकी व्हीकल ऊपर से सपोज करिए नीचे आ रही होगी, उस टाइम आपके व्हीकल में फ्यूल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपकी व्हीकल सेल्फ से आगे जा रही होती है, आपको पावर की जरूरत नहीं है। तो अगर फ्यूल सप्लाई आपकी कम हुई तो डेफिनेटली आपकी लुब्रिकेशन भी नहीं जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन तो उसी में मिक्स्ड है, बट आपका पार्ट तो मूव कर रहा है, उसके तो लुब्रिकेशन की जरूरत है। तो ये ऐसे किसी टाइम पे क्या होता है, हमारा लुब्रिकेशन सप्लाई रुक जाती है और हमारे जो सिस्टम होता है उसको फेल होने का, उसको वियर टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाते और हम इसको ठीक भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये उसी के साथ हमारे फ्यूल सप्लाई के साथ मिक्स्ड है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, हम कोई कंट्रोल तरीके से लुब्रिकेशन सप्लाई नहीं करते कि कितना लुब्रिकेशन चाहिए, ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो ज़्यादा चाहिए, स्लो जा रहे हैं तो कम चाहिए, तो इस टाइप का हमारा कोई कंट्रोल होता नहीं लुब्रिकेशन पे, वो अपने मर्जी से ही फ्लो होता रहता है। तो इसमें कंजप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कंजप्शन ज़्यादा होगा, बर्निंग होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ये डिपॉजिट बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि इसको मिक्स करना होता है, तो या तो आप अलग से मिक्सिंग सिस्टम यूज करो या फिर इसमें हम एडिटिव मिलाते हैं, तो बेसिकली हम एडिटिव मिलाते हैं ताकि वो इसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर दे। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो एडिटिव आप मिलाते हो उसके साथ भी अगेन सेम प्रॉब्लम होती है कि वो भी बर्न करेगा, तो कितना यूनिफॉर्मली बर्न करेगा, क्योंकि हमने जो पेट्रोल इंजन की डिजाइन किया है, हमने पेट्रोल बर्न करने के लिए डिजाइन किया है, न कि अदर कोई फ्लूइड एडिटिव या फिर लुब्रिकेंट ऑयल के प्रॉपर्टी के हिसाब से डिजाइन किया है। तो इसलिए बाकी अदर फ्लूइड जो पेट्रोल के अलावा, गैसोलीन के अलावा जो अदर फ्लूइड बर्न होंगे वो एक फेवरेबल कंडीशन में बर्न नहीं होंगे, तो वो उनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी कभी भी। जो हमारा सेकेंड क्लास लुब्रिकेशन सिस्टम है दैट इज वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ इसकी वर्किंग क्या है, आगे इसी के 3 टाइप और हमको डिस्कस करने हैं। तो वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम, ये जो आपको फ्लूइड स्टोरेज दिख रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम इंजन पार्ट्स पढ़ रहे थे, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं, कि क्रैंक केस होता है नीचे, जहाँ पे बेसिकली हमारी क्रैंक शाफ्ट माउंट होती है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टोरेज होता है हमारे ऑयल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का स्टोरेज होता है। यहाँ से हम पंप से लुब्रिकेटिंग ऑयल को रिसीव कर लेते हैं, आपको पंप लगा हुआ दिख रहा होगा। रिसीव करने के बाद इसको जहां पे भी जरूरत पड़ती है हम सप्लाई कर देते हैं। अब आप सोच के देखो कि अगर आप पंप से सप्लाई करते हो तो क्या क्या आपको एडवांटेज होंगे। पहली चीज कि आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, कितना सप्लाई करना है कितना सप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज कि हमारा जो डिजाइन होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ये इतना आसान नहीं होता है कि
जो हमारा मूविंग पार्ट है उसके हर पोर्शन पे आप फ्यूल को या लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेज पाओ, तो आपको एक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना प्रेशर के जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है वो हर पोर्शन तक नहीं पहुंच पाता है। सपोज करिए जो उसका अपर सरफेस है वहां पे पहुंचा, लोअर सरफेस तक नहीं पहुंचा। अब सपोज करिए कि आपके पास गियर है, तो गियर के टीथ की जो मैचिंग हो रही है, या फिर बियरिंग है, बियरिंग में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, तो हर पोर्शन में अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं पहुंचता है तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा जितना एफिशिएंसी हम उससे उम्मीद करते हैं। तो इसलिए एक प्रेशर भी हमको मिल जाता है जिससे हम हर पार्ट तक, जो भी हमारा मूविंग पोर्शन है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो बस यही इसका एडवांटेज होता है कि हम प्रेशर से यहाँ पे फ्लूइड को या लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं आपके, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम या फिर स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम। हम वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। जैसे इसका नाम है वैसे ही ये वर्क भी करता है। यहाँ पे इसका डायग्राम है, थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्रैंक केस है जिसमें ऑयल स्टोर होता है। यहाँ के बाद ऑयल को हम यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। ये एक सेकेंडरी ऑयल स्टोरेज है जिसे हम कहते हैं ऑयल थ्रॉट्स। यहाँ पे ऑयल होता है। ये चूंकि एक एग्जांपल है सिंगल सिलेंडर इंजन का, तो एक यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। मल्टी सिलेंडर इंजन का होगा तो एक से ज्यादा पिस्टन यहाँ पे अटैच्ड होंगे। अब यहाँ पे जो बिगर इंड होता है हमारे पिस्टन का, जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, एक तो पिस्टन से कनेक्ट होती है, दूसरी हमारी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो जो क्रैंक शाफ्ट वाला इंड होता है या फिर जो बिगर इंड होता है, यहाँ पे हम एक स्कूप्स का यूज करते हैं। ये स्कूप्स जब भी ये रोटेट करता रहेगा आके इस ऑयल से स्ट्राइक करेगा। जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से ऑयल की बूंदें अपने आप ही स्प्लैश हो जाएंगी, छिटक जाएंगी। जब ये छिटक जाएंगी तो इनको रोकने के लिए जो हमारी बियरिंग्स होती हैं वहां पे पॉकेट्स लगे होते हैं, तो बियरिंग ये पॉकेट्स में चले जाते हैं। वहां के ड्रिल हुड के थ्रू ये जहां जहां रिक्वायर्ड होता है वहां पे जाके वापस हमारे टैंक में आ जाता है। तो ये पूरा लुब्रिकेशन का प्रोसेस होता है। ये आप देख रहे होगे, ये ऑयल की बूंदें यहाँ से क्रैंक शाफ्ट तक जा रही हैं। तो यही एक प्रोसीजर होता है। मतलब इसका सिंपल मैकेनिज्म यही है कि ये इसको हिट करता है। जैसे आपने पत्थर फेंके, कहीं पे पानी पत्थर फेंके तो वहां से बूंदें निकलेंगी, तो सिमिलर फंक्शन में ये वर्क करता है। यहाँ पे स्ट्राइक करके बूंदों को क्या कर देता है, यहाँ से निकालता है और ये बूंदें चारों तरफ फैल जाती है। और डेफिनेटली जो बियरिंग्स होती हैं यहाँ पे, इनको रोकने के लिए हम सेपरेटली पॉकेट प्रोवाइड किए होते हैं और ये लुब्रिकेशन प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है स्प्लैश का मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब प्रेशर लुब्रिकेशन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो स्प्लैश तो ऑलरेडी रहता ही रहता है, आप देख भी रहे होगे स्प्लैश का जैसा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, सिमिलर यहाँ पे भी बूंदें आपको दिख रही होंगी। बट यहाँ पे हम प्रेशर लुब्रिकेशन का भी यूज करते हैं। वो इसलिए कि जो हमारा स्प्लैश होता है उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको सफिशियंट अमाउंट में फ्लो रेट नहीं मिलता। जैसे हमने कहा कि ये लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, यहाँ से सबको ये लुब्रिकेट करेगा, फिर ड्रिल होल के थ्रू वापस यहाँ पे चला जाएगा, तो एक फ्लो रेट मेंटेन होता है। बट वो फ्लो रेट सफिशियंट सम टाइम नहीं होता है ताकि वो प्रॉपर ढंग से लुब्रिकेशन कर पाए। दूसरी चीज, चलो ये हमारी मेन बियरिंग है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ पे हमें सफिशिएंट अमाउंट में ये मिल जाता है फ्लो रेट। बट हमारी जो कैम शाफ्ट है यहाँ तक ये उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, या फिर जो हमारी बियरिंग्स है, मेन बियरिंग्स भी आप ले लो तो उसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशन होती है उसके डिजाइन में, तो उसको डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इन सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम पंप का यूज करते हैं। और जो भी कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है या जहाँ पे भी सप्लाई मेंटेन नहीं हो पा रही है, वहां पे हम नोजल के थ्रू इसको स्प्रे करके पहुंचाते हैं ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपर हो पाए, जो हमारा लुब्रिकेशन का पर्पज है। तो ये इसमें केवल एक चीज ऐड हो जाती है कि यहाँ पे हम पंप के थ्रू या नोजल स्प्रे के थ्रू हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइप है दैट इज प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ये प्रेशराइज्ड है, तो इसमें स्प्लैश वाला सिस्टम को हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। यहाँ पे हम केवल और केवल पंप का यूज करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड पोर्शन है, चाहे वो मेन बियरिंग हो, क्रैंक शाफ्ट हो, कैम शाफ्ट हो, जो भी रिक्वायर्ड पोर्शन है, सब जगह पे हम प्रेशर के थ्रू ऑयल सप्लाई करते हैं, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे चूंकि प्रेशर है तो एक हमारा प्रेशर गेज भी लगा होता है जो बेसिकली प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेजर करता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जो हमारे प्रेशर को जब ज्यादा हो या कम हो, जिस हिसाब से रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से उसको रेगुलेट करता रहता है।
ये अब सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब ये फ्लो रेट को मेंटेन कर पाता है, जितना भी लुब्रिकेशन चाहिए हमारे जिस कंपोनेंट को ये उतना सप्लाई करता है, तो सफिशिएंट डिस्चार्ज यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है हमारे रोटेटिंग पार्ट्स के लिए, इसलिए मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर इसको फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़्यादा जरूरत होती है, ज़्यादा चांसेज होते हैं फ्रिक्शन लॉसेज के, वहाँ पे हम ऐसी सिस्टम को यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हैवी ड्यूटी व्हीकल में बड़े इंजन होते हैं, ज़्यादा पावर जनरेशन होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, पावर लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके वियर टियर भी ज़्यादा होता है। तो इन सबको मिनिमाइज करने के लिए हम प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जो प्रेशर होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो प्रेशर वॉल्व करती है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व होती है डेफिनेटली वहाँ पे, जो उसको प्रेशर को रेगुलेट करती रहती है। जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है दैट इज ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसे ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल टैंक का यूज करते हैं टू स्टोर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसके पहले जो हमारा नीचे का क्रैंक केस है या जिसे हम ऑयल सम्प कहते हैं उसी का यूज करते थे, बट हम अब यहाँ पे एक्सटर्नल टैंक लगा दिए हैं ताकि हमारा डिस्चार्ज प्रॉपर हो पाए। पंप के थ्रू जो हमारा ऑयल सम्प है वहां से ऑयल को या लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल्टर से होते हुए स्क्वेंजिंग पंप के थ्रू, ये आप नाम याद रखना, स्क्वेंजिंग पंप के थ्रू फिल्टर से होते हुए एक्सटर्नल टैंक में भेज देते हैं। एक्सटर्नल टैंक के बाद ये सिंपली ये स्टोरेज करता है और इसका कोई काम नहीं होता है। यहाँ के बाद हम पंप के थ्रू इसको सिलेंडर में भेजते हैं, और डेफिनेटली हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है ऑयल कूलर का। ऑयल कूलर का यूज करने से ये होता है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको, कि टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर होता है जो विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। बहुत बार इसके विस्कोसिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो इंजन ऑयल होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा जो स्टिकी नेचर है उसका कमजोर हो जाता है और उतना अच्छा लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा अगर हम उसको कूल करें तो विस्कोसिटी उसकी रिटेन रह पाएगी हाई टेम्परेचर पे। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि ये कूलिंग इफेक्ट जो सेकेंडरी इसका फंक्शन था उसको भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो वो चीजें हमने ड्राई सम्प में यहाँ पे यूज कर दिया है, जिसके वजह से ये लार्जर टेम्परेचर को सस्टेन कर पाता है। लार्जर टेम्परेचर सस्टेन करना मतलब लार्जर टाइम तक सस्टेन होता है। थोड़ा कूल होके जाता है तो लार्जर टाइम, मतलब उसको गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो लार्जर टाइम तक सस्टेन कर पाता है, लॉन्ग टाइम तक लुब्रिकेशन को ये मेंटेन रख पाता है, और कूलिंग इफेक्ट भी काफी अच्छा देता है। जनरली इसका यूज भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में होता है। यहाँ पे प्रेशर भी मेंशन्ड है, प्रेशर 3 to 8 बार तक रेगुलेट होता रहता है, डिपेंड करता है कितनी पावर की व्हीकल है। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक कि कौन सा लुब्रिकेटिंग सिस्टम है जिसमें हम एक्सटर्नल स्टोरेज टैंक या एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करते हैं, तो ड्राई सम्प लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विस्कोसिटी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग का फंडा भी हमने अपनाया है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ती है घटती है, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। नेक्स्ट आपसे सेकेंडरी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट जो सेकेंडरी फंक्शन है हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल का ज्यादा या फिर अच्छा मिलता है, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हम सेपरेट ऑयल कूलर का यूज करते हैं। तो जो भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम में या लुब्रिकेशन सिस्टम में जो भी नए एडिशंस आते हैं, जो भी नए चेंजेस होते हैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। हमने लुब्रिकेशन में कूलिंग सिस्टम को डिस्कस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में कूलिंग हो जाती है, हमको सेपरेट कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेफिनेटली हमें सेपरेट कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों होती है ये भी हम पढ़ेंगे, क्या फंक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली दो टाइप्स के लुब्रिकेटिंग सिस्टम होते हैं, एक एयर लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है, लिक्विड लुब्रिकेटिंग सिस्टम दूसरा होता है। बेसिकली लिक्विड को हम वाटर इसलिए कह देते हैं इन जनरल वे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाटर यूज करते हैं एज ए लिक्विड कूलिंग, क्योंकि वाटर फ्रीली अवेलेबल है, और एयर के केस में डेफिनेटली एयर फ्री अवेलेबल है। तो ये दो टाइप के कूलिंग सिस्टम होते हैं, दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे कूलिंग सिस्टम का। तो जैसे नाम है कूलिंग सिस्टम, तो जो एक्सेस हीट होती है उसको रिमूव करना होता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि ये जो हीट होती है इसी हीट को हम फ्यूल बर्न करके प्रोड्यूस करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि उस हीट को यूटिलाइज कर पाए पावर प्रोडक्शन में या फिर वर्क आउटपुट में। बट यहाँ पे हम उसी हीट को रिमूव करने की बात करते हैं। हम इवन बात करते हैं कि हमारे पास एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम होना चाहिए,
इवन लिक्विड कूलिंग सिस्टम होना चाहिए जो फास्ट कूलिंग रेट करे। तो ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड, इसका जो फंक्शन होता है कांस्टेंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है। देखिए हर पार्ट का जो भी हमारे इंजन में इन्वॉल्व है उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसपे वो अच्छा परफॉर्म करेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझें। सपोज करिए आपके पास कोई बीम है आयरन की और इस पे आपने कुछ लोड लगाया हुआ है। अभी इसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर है 30 डिग्री, इसका टेम्परेचर हम स्लोली बढ़ा रहे हैं। इसका टेम्परेचर 50 कर दिया हमने, 100 कर दिया हमने, 200 कर दिया हमने, 300 कर दिया हमने। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, क्योंकि इसका जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है वो डिक्रीज होंगे, तो बीम की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे घटता जाएगा। हो सकता है किसी टेम्परेचर पे ये बेंड होना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है कि मेल्टिंग की स्थिति आ जाए इसकी। तो सिमिलर फंक्शन में हमारे इंजन के कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो भी किसी मटेरियल के बने होते हैं। आगे मैं मटेरियल भी आपको के साथ डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली हमको वो क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव नहीं करना होता है जहाँ पे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनलिटी कंप्रोमाइज हो जाए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ये जो कोल्ड स्टेज में जब इंजन होता है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे क्विकली इसका टेम्परेचर ये बढ़ा पाए, क्योंकि जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो फंक्शन कर पाए। थर्मोस्टेट वाल्व कैसे फंक्शन करता है आगे हम इसके कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व का वर्क बेसिकली क्या होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे इससे पहले कि नेसेसिटी क्या है, क्यों जरूरत है। तो जरूरत तो यही है कि जो हमारी जितना भी हमारा इंजन हीट प्रोड्यूस करता है वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, उसके बहुत सारे कंस्ट्रेन हैं, आपने पढ़े भी होंगे। तो वो वर्क में जब यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, वो हमारे इंजन पार्ट को हीट करना शुरू करेगा। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इंजन पार्ट की जो हीटिंग है वो क्रिटिकल पॉइंट से आगे जाए, इसलिए हमको हीट को रिमूव करना पड़ता है। क्यों? हमें पता है कि वो यूजफुल वर्क में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, हमारे पास इसके लिए कुछ सेपरेट कंस्ट्रेन है, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से सिंपली आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो बर्निंग टेम्परेचर होता है हमारे इंटरनल इंजन का इनसाइड, वो 1500 से लेके 2000 के आसपास तक पहुंच जाएगा। जो बर्निंग होगी वो, अगर हम हीट को वहां से रिमूव नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पे आपको दिया है कि जो हमारे पास हाईएस्ट मटेरियल हैं जिनकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे प्लेटिनम है या फिर बेसिकली जो हमारे आयरन्स के बने होते हैं, तो प्लेटिनम का हाईएस्ट होता है दैट इज 1750। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं कि इस पे वो परफॉर्म करेगा, इस पे मेल्ट करेगा। अगर इस पे मेल्ट करेगा तो चलो इसकी परफॉर्मेंस हम मान लेते हैं 900 के आसपास गुड होगी, 1000 के आसपास गुड होगी, इससे ज़्यादा पे ये अच्छा वर्क नहीं करेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि जो इनसाइड सिलेंडर होता है वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज देयर बट प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो और क्रिटिकलिटी बढ़ जाती है, ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मटेरियल थोड़ा भी सॉफ्ट हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सारे कंस्ट्रेन होते हैं। यहाँ पे औरों का आयरन का दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का दिया हुआ, और ये सारे यूज होते हैं उसमें हमारे इंजन में। ये सारे यूज होते हैं, कोई ना कोई पार्ट इसका बना होता है, क्योंकि कोई कास्ट आयरन का बना है, कोई एल्यूमिनियम का बना है, कोई आयरन का बना है, कोई इन सबके एलॉय का बना है। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि मिनिमम टेम्परेचर, जैसे उसमें एल्यूमिनियम इन्वॉल्व है तो हमको मिनिमम टेम्परेचर ये ध्यान रख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा मेल्ट करे ना करे एल्यूमिनियम तो मेल्ट कर जाएगा, तो कोई तो फंक्शन या कोई तो कंपोनेंट तो खराब हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान बेसिकली रखना होता है, तो ये इसकी फंक्शनलिटी होती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर द फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल विल गेट ऑक्सीडाइज। इससे पहले हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात कर रहे थे, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल की बर्निंग भी स्टार्ट होगी, जो कि अनकम्प्लीट होगी। अब इसको हटाने के लिए कि लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑक्सीडाइज ना हो, उसकी बर्निंग स्टार्ट ना हो, तो हमको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज होता है हमारे कूलिंग सिस्टम का, टेम्परेचर को मिनिमाइज कर पाता है, ताकि जो हमारी फिल्म होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की वो स्टेबल होती है। स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से जो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं वो कम होते हैं, कंपोनेंट हमारा वियर कम होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होगा जिसके वजह से थर्मल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे वहाँ पे, तो हम थर्मल स्ट्रेसेस को भी मिनिमाइज कर पाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हमारे कंपोनेंट की मेल्टिंग के चांसेज होंगे, तो वो भी हम मिनिमाइज कर पाते हैं कूलिंग से। हमारा पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम। हमको एक कूलिंग सिस्टम चाहिए, डेफिनेटली उसकी नेसेसिटी क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे एफिशिएंट वो क्यों होना चाहिए, एग्जैक्ट वही परफॉर्मेंस क्यों देना चाहिए। जैसे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अराउंड 30% ऑफ हीट जनरेटेड और लिबरेटेड बाय द इंजन
हैव टू बी डेसिपेटेड। अगर वो डेसिपेट नहीं होती है तो हमारे इंजन के जो कंपोनेंट होते हैं वो वर्किंग टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे, सॉफ्टन होने के चांसेज होंगे, उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर सपोज करिए कोई इंजन, कोई कूलिंग सिस्टम है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर देता है, 30 की जगह पे 35 कर देता है, 32 कर देता है, तो उस टाइम पे जो थर्मल इफिशियंसी होगी हमारे इंजन की वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो एक स्मार्ट हमारे पास सिस्टम चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट रिमूव करे। ये भी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। सपोज करिए लोडिंग ज़्यादा है, बर्निंग ज़्यादा है, हीट डेसिपेशन ज़्यादा होगा, स्लो गाड़ी चल रही है, कम होगा, ऑब्स्टेकल ज़्यादा हैं रोड पे, ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हमारे पास कूलिंग सिस्टम जो होना चाहिए एफिशिएंट परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारे रीजन होते हैं। फास्ट कूलिंग होनी चाहिए, अगर फास्ट कूलिंग नहीं होगी तो जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो कम टाइम में अचीव हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि एयर कूल्ड जो व्हीकल्स होती हैं, कहा जाता है कि कुछ टाइम बाद आप उसको रोक लो ताकि उसका इंजन कूल डाउन हो जाए। जो लिक्विड कूलिंग होती है उसको लॉन्ग टाइम तक आप ज़्यादा दूर तक इजीली चला सकते हो। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप्स के हमारे पास कूलिंग सिस्टम है। पहले भी हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया। एयर कूलिंग सिस्टम होता है, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। मैंने कहा लिक्विड कूलिंग अगर हम कहें तो वेल एंड गुड, बट लिक्विड की जगह पे मोस्टली हम वाटर यूज करते हैं क्योंकि वाटर फ्रीली अवेलेबल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन नेचुरल भी एक कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। बाहर के सराउंडिंग की कंडीशन में हम देखें तो कई सारे एडवांटेज होते हैं वाटर का, इसलिए हम वाटर का यूज कर लेते हैं। जो एयर कूलिंग होती है ये नेचुरली हमको मिल जाती है। अगर छोटे इंजन है तो ये एफिशिएंटली वर्क भी कर पाती है। एडवांटेज भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इन सभी का, इसलिए हमको एयर कूलिंग भी अगर कहीं पे कोल्ड इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम का एक यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ये बेसिकली बाइक का इंजन है, आपने देखा भी होगा। बाइक के इंजन में कुछ इस तरीके से बाहर फिन्स लगी होती हैं। इन फिन की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके वजह से ये हीट इजीली डिसिपेट कर पाती हैं। हीट ट्रांसफ़र करने के लिए इनकी हम एरिया बढ़ा देते हैं जिसके वजह से फिन्स यहाँ पे लगाते हैं, और ज़्यादा हीट डिसिपेट करें इसलिए हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। डेफिनेटली इंजन रन करता है तो हमको ये टेंशन नहीं होती है कि जो वेलोसिटी है एयर की क्या सफिशिएंट अमाउंट वेलोसिटी हमको मिल जाती है, वो स्ट्राइक करती है और इजीली डिसिपेशन हो जाता है। रिमेंबर दिस कि ये जो फिन्स लगी होती हैं एक्सटर्नल फिन्स नहीं होती हैं, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंजन। जब हम कास्टिंग करते हैं उसी टाइप पे ये स्ट्रक्चर हम अचीव कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा जो अमाउंट ऑफ हीट होती है या फिर हीट रिजेक्शन जो रेट होगा हमारे इंजन से एयर कूलिंग सिस्टम में, वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, हमारे फिन्स की एरिया पे, उसके थर्मल कंडक्टिविटी पे, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रही है, और डेफिनेटली सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी एयर है उसका सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है। आप सोच के देखो कि जैसे कश्मीर में हो आप, या फिर आप कश्मीर के बजाय यूपी दिल्ली में हो, ऐसे रीजन में जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, अहमदाबाद में हो वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मियों के टाइम पे, तो उस टाइम पे एयर टेम्परेचर ही ज़्यादा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम क्रिएट होगा। तो आपके मन में ये थोड़ा थोड़ा ये क्लियर पिक्चर आ रहा होगा कि जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम होता है ये वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है जहाँ पे सराउंडिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर काफ़ी कम हो। तो जो आर्कटिक रीजन होते हैं वहाँ पे एयर कूलिंग काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करती है, वहाँ पे हमको वाटर कूलिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, बहुत सारी जगह माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पे एयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कूल्ड है, इंजन को गर्म ही नहीं होने देगी। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं हमारे एयर कूलिंग सिस्टम के। डेफिनेटली आगे हम एडवांटेज भी पढ़ेंगे, यहाँ पे एडवांटेज मेंशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? बहुत सारे जगह पे मोटरसाइकिल में आपको सिंपली इसका यूज मिल जाएगा। एयरक्राफ्ट इंजन जो छोटे होते हैं वहाँ पे भी यूज होते हैं, ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं, छोटे इंडस्ट्री जो होती हैं जहाँ पे स्टेशनरी इंजन बेसिकली यूज किया जाता है वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। बट डेफिनेटली जहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेशन होगा वहाँ पे उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, जहाँ पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। तो पहले इसकी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होती है। डिज़ाइन सिंपल है, लाइट वेट है, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट जो वाटर कूलिंग सिस्टम में लगते हैं जैसे वाटर जैकेट, रेडिएटर, पंप, इन सारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसका जो वेट होता है वो कम होता है। डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड कम होती है, मेंटेनेंस कम आता है,
चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सारे एडवांटेज होते हैं हमारे एयर कूलिंग सिस्टम के। तो जहाँ पे हमारा एयर कूलिंग सिस्टम से काम चल जाएगा, डेफिनेटली हम एयर कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि सस्ता है, मेंटेनेंस नहीं है, कम पैसे में बन जाएगा, लाइट वेट है। इसलिए बेसिकली लाइट वेट होने की वजह से एयरक्राफ्ट में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे हमको सराउंडिंग कंसेशन अच्छी मिल जाती है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। और एयरक्राफ्ट में तो जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो भी सिस्टम हम यूज करें उसका वेट कम हो, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए हमें फ्यूल बर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डेफिनेटली ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि मेंटेनेंस इसका कम होता है, और ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि क्लाइमेट कंडीशन का बहुत ज्यादा इस पे इंपॉर्टेंट पड़ता है। अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा कूलिंग है वहाँ पे इसका एडवांटेज होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नो रिस्क टू डैमेज और फ्रॉस्ट फ्रॉम फ्रॉस्ट। एक चीज आप समझो कि अगर आप वाटर कूलिंग यूज कर रहे हो और किसी ऐसे सराउंडिंग एरिया में हो जहां पे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आप अचीव कर लेते हो, तो वहां पे वाटर क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा। वाटर फ्रीज करने की वजह से एक्सपेंशन होगा, आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता है जब वाटर फ्रीज करता है, एक एक्सेप्शन है ये। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेसेस आएंगे, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती हमारे एयर कूलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वाटर कूलिंग सिस्टम। अब डेफिनेटली सारा काम एयर से नहीं चलता है, इसलिए हम वाटर कूलिंग सिस्टम लाए। तो जहां पे भी हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, जो बड़े इंजन हैं या फिर जहां पे वर्किंग आवर ज्यादा हमारे इंजन की, अगर आपकी व्हीकल है, आपको 500 600 700 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाना है, तो आपकी एयर कूलिंग वहां पे काम नहीं आएगी, इंजन गर्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी चाहिए होता है इंजन को गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे वाटर कूलिंग का हम बेसिकली यूज करते हैं, लिक्विड कूलिंग का यूज करते हैं। ये एक्सेस अमाउंट में हीट को रिमूव कर पाता है, जो हीट रिमूवल रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये काफी एफिशिएंट होता है एज कंपैरिजन टू एयर कूल्ड सिस्टम। तो ये बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स मेंशन है, इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट या फिर नो रिटर्न सिस्टम, थर्मोस्टेफन सिस्टम, हूपर सिस्टम एंड फोर्स सर्कुलेटेड सिस्टम। बहुत ज्यादा सब में डिफरेंस नहीं है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इनके वर्किंग को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है आपका नॉन रिटर्न वाटर कूलिंग सिस्टम। नॉन रिटर्न वाटर कूलिंग सिस्टम जहां पे आपको ह्यूज अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, आप क्या करो, वाटर को कूलिंग के लिए यूज करो। एक तरह से वो आपने जो भी सिस्टम बनाया, सपोज करिए ये आपका इंजन है, यहाँ से वाटर आया, ये जो भी पोर्शन है इसको कूल किया, फिर ये सीधा बाहर चला गया। बेसिकली इसका यूज हम पावर प्लांट्स में करते हैं। पावर प्लांट आपने देखे होंगे, बेसिकली जब बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास कोई लेक हो, कोई रिवर हो या फिर सी वाटर हो, इसका हम बेसिकली यूज कर पाए कूलिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होता है कूलिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे नॉन रिटर्न नाम से भी पता चल रहा है कि कूलिंग सिस्टम में जो वाटर यूज होता है एक बार इधर से जाता है फिर वापस चला जाता है। डेफिनेटली वहां पे भी अगर आप रीसर्कुलेट करो तो काफी अच्छा है, क्योंकि उसके अलग डिस्कशन है, यहाँ पे तो नहीं करेंगे। जब पावर प्लांट का भी डिस्कस करेंगे तो वहां पे करेंगे कि क्यों रीसर्कुलेट करना चाहिए। कंटामिनेंट होते हैं, उसको क्लीन करना पड़ता है आपको, अगेन फ्रेश वाटर आएगा, उसके कंटामिनेंट को क्लीन करना होता है, तो ये सारी चीजें डिफिकल्टीज आती हैं। कंटामिनेंट आएगा तो केवल क्लीनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस सिस्टम से होते हुए आता है उस पूरे सिस्टम को, पाइपलाइन को भी खराब करता है, तो वो सब सेपरेट डिस्कशन है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज थर्मोस्टेफन वाटर कूलिंग सिस्टम। नाम ही है इनका थर्मोस्टेफन, और वर्क भी इनका, वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो भी टेम्परेचर से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे जो वाटर सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन के आपके पास दो रास्ते हैं, आइदर यू पंप द वाटर या फिर नेचुरल सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाओ। नेचुरल सर्कुलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हो आप, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस कैसे आ सकता है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप इंजन के पास कोई लिक्विड को सर्कुलेट कर दो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, उसको आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, और डेंसिटी का यूज करते हैं टू सर्कुलेट द वाटर। तो वाटर सर्कुलेशन हो गया। अब एक बार वाटर सर्कुलेशन हो गया तो वाटर हमारे वाटर जैकेट से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हमारे इंजन से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू कन्वेक्शन, और हीट को बाहर रेडिएटर में रेडिएट कर देता है। फिर अगेन वो सर्कुलेट करता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। आगे इसका डायग्राम है, आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। तो ये दो डायग्राम है, दोनों सिमिलर डायग्राम है, जो भी आपको समझ में आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हमारा रेडिएटर है, ये हमारा जहां से हमको हीट एब्जॉर्ब करना होता है वो हमारा सिस्टम है, सपोज करिए हमारा सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ से वाटर सर्कुलेट करते हैं हम, वाटर सर्कुलेट हुआ, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ा, डेंसिटी घटी, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है।
ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो किया, फिर हमने इसको रेडिएटर में, ये अरेंजमेंट होता है हमारे रेडिएटर का, इसीलिए हम इसको इस तरीके से बनाए होते हैं ताकि हम फ्लो को सर्कुलेट कर पाए। तो यहाँ पे रेडिएटर में आता है, अगेन यहाँ पे एयर ब्लो होती है, एयर हमारे वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, अगेन ये कूल हो जाता है, फिर से क्या करते हैं हम इसको, ये जो हमारा हीट का पोर्शन है जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करना होता है हमारे इंजन सिलेंडर में, वहाँ पे सर्कुलेट करते रहते हैं वाटर जैकेट में, और यहाँ से अगेन ये हीट एब्जॉर्ब करके, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, किसी भी पंप का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस सर्कुलेशन यहाँ पे होता रहता है। बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें पंप यूज होता है कि नहीं होता है, बेसिकली कौन से कूलिंग सिस्टम में पंप यूज होता है, या फिर किस में नेचुरल सर्कुलेशन होता है, किस में डेंसिटी डिफरेंस की वजह से सर्कुलेशन होता है। तो इस मैकेनिज्म पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे मैकेनिज्म आप ध्यान रखोगे। अब डेफिनेटली इनका बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। पहला एडवांटेज तो यही है कि जो रेट ऑफ सर्कुलेशन है वो बहुत लो होता है। रेट ऑफ सर्कुलेशन विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, व्हीकल उतना हीट डिसिपेट कर रही है तभी वो सर्कुलेशन मेंटेन रह पाएगा, और सर्कुलेशन घटता बढ़ता रहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। इट्स डिपेंड अपॉन द वर्किंग ऑफ द इंजन, आप व्हीकल का कितना यूज कर रहे हो, या फिर जो इंजन है उसका कितना यूज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगेन द सर्कुलेशन कमिंस ओनली द टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया, और सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रह पाता है अगर ये लोअर लेवल पे पहुंच जाता है। ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं कर पाते, मतलब एफिशिएंट यूज ये नहीं है हमारे व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, हुपर वाटर कूलिंग सिस्टम। ये हुपर वाटर कूलिंग सिस्टम एक तरह का आपका कूलिंग सिस्टम है विदाउट रेडिएटर आप कह लो, ठीक है। इसमें क्या करो, आपने वाटर डाल दिया, कूलिंग वाटर जितना कूल था उतना अपने इंजन को कूल कर लिया, अगेन जब वाटर बॉयल हो गया उसको आपने निकाल के फ्रेश वाटर डाल दिया, तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। अब ये भी यूज में नहीं है, ऊपर कूलिंग सिस्टम भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फोर्स सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो जैसा कि नाम है फोर्स सर्कुलेशन, उसी तरीके से हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस पंप नेम ऑल्सो। बहुत बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो कूलिंग सिस्टम होता है, फोर्स कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें पंप किस टाइप का यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज करते हैं टू सर्कुलेट द वाटर। बाकी सारी फंक्शनिंग तो थर्मोसाइफन जैसे ही होती है। तो चूंकि अब इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे, हैवी व्हीकल्स में करेंगे जहाँ पे आपको कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जो हमारे लिक्विड या फिर वाटर कूलिंग सिस्टम है उसके कुछ मेजर पार्ट्स दिए गए हैं, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक पंप लगा हुआ है, बाकी सारी चीजें थर्मोसाइफन जैसे ही होती हैं। ये पंप क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है हमारे वाटर को, उसका जो डिस्चार्ज रेट है या फ्लो रेट है उसको मेंटेन करते रहता है। तो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ। वाटर पंप जरूरत क्या होती है, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा होता है। कूलिंग फैन ये है आपका, इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है, एयर को शक करना ताकि रेडिएशन से हीट रिमूव कर पाए, और स्टिल ये इसको ब्लॉक के ऊपर से भी थ्रो करता है। अब आप कहोगे कि यहाँ रेडिएटर से हीट ले लिए और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ जाता है, बट स्टिल इसका टेम्परेचर हमारे सिलेंडर ब्लॉक के टेम्परेचर के इतना नहीं हो पाता है। तो अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो ये एयर का एडवांटेज होता है कि यहाँ पे भी कूल कर दिया, और अगेन इसका यूज हम कर लेते हैं हमारे इंजन को भी कूल करने के लिए। तो ये कूलिंग फैन होता है। बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो कूलिंग फैन होता है इसको ड्राइव कौन करता है। तो जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, बेल्ट और पुली के थ्रू हमारे ये कूलिंग फैन को ड्राइव करती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है जो हीट लेके आया हमारे ब्लॉक से उसको कम करना, अगेन उसको सर्कुलेट हो जाता है, यहाँ पे हीट डिसिपेशन होता है। फैन बेल्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये फैन को रोटेट करने के लिए काम आता है। वाटर जैकेट, वाटर जैकेट बेसिकली क्या करती है, वाटर को हीट देती है। वाटर जैकेट्स लगी होती हैं हमारे यहाँ ब्लॉक्स में पूरे, जिसमें हमारा वाटर सर्कुलेट करता है और हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। थर्मोस्टेट, अब ये थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, इस पे रिलेटेड बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो इंजन है उसका जो वर्किंग टेम्परेचर है, उस कांस्टेंट वर्किंग टेम्परेचर पे हमारे इंजन को मेंटेन करने का काम जो होता है वो हमारा थर्मोस्टेट करता है। इसको आप समझना क्या होता है। ये थर्मोस्टेट वाल्व है, अभी इधर से वाटर आया, सपोज करिए हमने वर्किंग टेम्परेचर फिक्स कर दिया है कि हमारे इंजन का वर्किंग टेम्परेचर होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर आया, सपोज करिए वाटर यहाँ पे हमारे वाटर जैकेट में चला गया, अब ये कंटिन्यूअसली हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा हमारे इंजन सिलेंडर से, इंजन हेड से, व्हाटएवर द पोर्शन जहाँ पे हीट डिसिपेट हो रही होगी वहां से एब्जॉर्ब करता रहेगा। वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे दो चांस है कि अगर ये वाल्व खुला है तो वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ से बाहर निकल जाए, बट ये
थर्मोस्टेट वाल्व होता है ये बंद हो जाता है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव वाल्व होता है। हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि किस टेम्परेचर पे ये बंद होगा, कब ये खुलेगा। तो जैसे हमने फिक्स किया है कि 100 डिग्री, अब जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा वैसे ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ये वाटर यहाँ से सर्कुलेट होता रहेगा। अगेन यहाँ पे वाटर जाएगा, फिर से कूल वाटर जाएगा, अगेन वो हीट लेता रहेगा और ये वाल्व बंद हो जाएगा और तब तक बंद रहेगा जब तक हमारे वाटर का टेम्परेचर 100 नहीं पहुंच जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो हमारे इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है कांस्टेंट मेंटेन करने में काम करता है। कैसे कांस्टेंट मेंटेन किया, आप इस बात को समझिए। अगर यहाँ पे लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता, सपोज करिए यहाँ से लिक्विड आया 20 डिग्री का लिक्विड यहाँ पे गया, तो तेजी से हीट फ्लो रेट होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगेन ये वापस चला गया, फिर से 20 डिग्री का आ गया, तो फिर से तेजी से हीट, तो इसका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन होता रहेगा अगर सर्कुलेशन हम डायरेक्टली मेंटेन करें बिना थर्मोस्टेट वाल्व के। बट थर्मोस्टेट के लगाने की वजह से यहाँ पे वाटर तब तक सर्कुलेट नहीं होगा जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा। तो हम ये मेंटेन कर पाते हैं कि हमारा इंजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और डेफिनेटली ये बहुत जरूरी भी है कि आपको अपने इंजन का एक मीन टेम्परेचर रखना भी पड़ता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में वो फंडामेंटल भी पढ़े होंगे कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई या वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ हीट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसका मीन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जिसका मीन टेम्परेचर कम होगा सेम अमाउंट में हीट में अवेलेबिलिटी कम होगी। तो ये सारे फंडामेंटल यहाँ पे आते हैं। भले हम यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ रहे हैं, बट जब हम इसके डिजाइन करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, सारे सब्जेक्ट इसमें लगे होते हैं। तो मीन टेम्परेचर हमको एक मेंटेन करना होता है जहाँ पे इंजन के कंपोनेंट की, इवन इंजन की परफॉर्मेंस को हम ऑप्टिमाइज कर पाए। तो ये होता है थर्मोस्टेट वाल्व। टेम्परेचर गेज डेफिनेटली जो टेम्परेचर मेजर करता है, और ये पाइप्स होती हैं जो हमारे सर्कुलेशन के बेसिकली काम आते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स रहे। कभी कभी कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेसिकली कूलिंग फैन और थर्मोस्टेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की वर्किंग क्या होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम हमारे सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। स्टिल वाटर कूलिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, पहले एडवांटेज देख लेते हैं। यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन कर पाता है, डेफिनेटली हमारे पास रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, तो ये यूनिफॉर्म कूलिंग मेंटेन कर पाता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ इंजन इम्प्रूव्ड। अब आपको समझ आएगा कि फ्यूल कंजप्शन कैसे इंप्रूव हो गया। देखिए जो फ्यूल कंजप्शन, यहाँ पे हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कूलिंग सिस्टम हमारे इंजन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर देता है, इसलिए हम कम फ्यूल यूज करके ज्यादा पावर आउटपुट ले पाते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा घट जाता है। अगर हमारा कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहा, सपोज करिए वो ज्यादा हीट रिमूव कर दे रहा है, तो आप ज्यादा फ्यूल बर्न करोगे मगर वर्क आउटपुट आपको कम मिलेगा। तो इसलिए आपको एक एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम है तो वो आपके इंजन के स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को भी रेगुलेट करता है, एफिशिएंट बना देता है। अगर आपके व्हीकल में वाटर कूलिंग सिस्टम है तो आपके इंजन को जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट पे रखो। फ्रंट पे आप इसलिए रखते थे ताकि आपको एयर सर्कुलेशन ज्यादा मिल पाए। आपको एयर सर्कुलेशन के लिए सेपरेट फैन की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में व्हीकल मूव करेगी और इजीली आपका इंजन कूल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास कंस्ट्रेंट था वो हट गया, आप जहां मर्जी वहां पे लगाओ। लेस नॉइसी होता है, नॉइस कम करता है। हमारा जो बेसिकली वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, एयर कूलिंग सिस्टम में थोड़ी नॉइस ज्यादा होती है। अब इनकी डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। पहले तो इनका आप यूज वहीं पे कर पाओगे जहां पे आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अच्छा नहीं कि कंटामिनेटेड वाटर हो और जो पूरे आपके सिस्टम को खराब कर दे। वाटर पंप लगा होता है जो कंसिडरेबल अमाउंट में वर्क को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पावर आपका कंसिडरेबली घट जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ये भी आपके इंजन सॉफ्ट से कनेक्टेड होती है। तो वो जो पावर आपको व्हीकल को ड्राइव करने में जाना चाहिए उसको हमारा पंप खा जाता है, तो कुछ पावर भी रिड्यूस कर देता है आपको। अगर ये फेल हो गया, फेल का रीजन भी मैंने एक बार बताया था, कूलिंग इफेक्ट जो सराउंडिंग कंडीशन होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। उस टाइम पे भी इसके फेल होने के चांसेज होते हैं। डैमेज हो गया इंजन तो उस टाइम पे ये वर्क नहीं करेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं तो इनके मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है, ये वेट में हैवी भी होता है, और इसकी जो प्राइस होते हैं, जो इंजन कूलिंग का प्राइस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एयर कंडीशनिंग और एयर कूलिंग सिस्टम।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो लुब्रिकेशन और कूलिंग इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, ऑलरेडी हमने इंजन के कंपोनेंट्स में उसको डिस्कस किया हुआ है। तो पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है एज ए फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज फ्यूल सप्लाई सिस्टम। हम पूरे फ्यूल सप्लाई सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और एज सच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि लुब्रिकेशन और कूलिंग इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया किसी फ्यूल सप्लाई सिस्टम के जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड। तो जो मेजर कंपोनेंट हमने इंजन के डिस्कस किए थे वहां पे ऑलरेडी हमने इंजेक्टर के बारे में, फ्यूल पंप के बारे में वो सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा उसका ब्रीफ डिस्कस कर लेंगे हम। पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन में जो ऑटोमाइजेशन का काम होता है, वेपराइजेशन का काम होता है, वो कार्बोरेटर करता है। बट जो रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें तो रिसेंट टाइम में अब हम इंजेक्टर का यूज करने लगे हैं। हमने रिप्लेस कर दिया है कार्बोरेटर को इंजेक्टर और सेंसर के थ्रू। इंजेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, ऑलरेडी मैंने मेजर कंपोनेंट्स जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे इसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर हम डीजल इंजन या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो हमारा फ्यूल पंप होता है वो सप्लाई करता है इंजेक्टर को, इंजेक्टर सप्लाई करता है या फिर ऑटोमाइज करता है, स्प्रे करता है। जो काम हमारा कार्बोरेटर करता है वो सीआई इंजन में हमारा इंजेक्टर करता है। क्योंकि जो डीजल इंजन है उसको स्प्रे करना है या फिर उसको ऑटोमाइज करना है, वेपराइज करना उतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज करना पड़ता है। क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम प्रेशर से इंजेक्ट नहीं करेंगे तो पेनिट्रेशन भी नहीं होगा फ्यूल का हमारा, तो फिर बर्निंग अच्छी से नहीं होगी। तो ये सारा रीजन होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे इंजेक्टर यूज करते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली इस टाइम पे जो यूज हो रहा है वहां पे हम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द व्हीकल में इसके परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कंपोनेंट हैं, फर्स्ट आता है फ्यूल टैंक। आपको पता है फ्यूल टैंक बेसिकली तो फ्यूल स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, बट डेफिनेटली वहां पे भी बहुत सारी कंसिडरेशन होता है, फ्यूल वेपराइज ना हो जाए, इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। डिजाइन, ऑब्वियसली गाड़ी की जो डिजाइन होती है उसमें उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाइक की डिजाइन में स्पेशली हम बात करें तो आपको टंकी देख के पता चलता है बाइक स्टाइलिश है नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं, बट वो सारी डिस्कशन में नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। जो मटेरियल यूज होता है यहाँ पे मेटल और प्लास्टिक का यूज होता है। इसमें एक फ्यूल गेज भी लगा होता है और फ्यूल पंप भी लगा होता है। फ्यूल पंप सप्लाई के लिए लगा होता है, फ्यूल गेज बेसिकली कितना आपका पेट्रोल है या फिर डीजल है, जो भी फ्यूल है वो कितना है, उसका लेवल क्या है वो आपको मेजर करके बताता है, मतलब मीटर करने के लिए लगा होता है। फ्यूल लाइन होती है, पूरी फ्यूल लाइन, जो फ्यूल लाइन बेसिकली इन बिटवीन द इंजन एंड टैंक, टैंक दोनों के बीच में जो सप्लाई का अरेंजमेंट होता है उसे हम बेसिकली फ्यूल लाइन कहते हैं। तो ये फ्यूल लाइन में कार्बोरेटर होता है या फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है, डिपेंड करता है आप कौन से इंजेक्शन सिस्टम का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि प्रेशर को विस्टैंड करें, प्रेशर लॉस ज़्यादा ना हो, वहाँ पे करोजन को हम प्रिवेंट करते हैं। ये सारे ध्यान रखते हैं जब हम उसका डिजाइन करते हैं या फिर मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें कम से कम रहें। फ्यूल फिल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है फ्यूल बहुत सारे जगह से ट्रांसपोर्ट होकर आता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई कंटामिनेंट हमारे इंजन में ना जाए। इसके वजह से हम जो फ्यूल होता है उसको फिल्टर करके ही इंजन में सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे कार्टेज लगे होते हैं फिल्टर्स में जो हमारे फ्यूल को फिल्टर करते हैं। एयर फिल्टर भी यूज होता है, एयर भी हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कंटामिनेंट हैं, तो हमको एयर भी क्लीन करना होता है क्योंकि ये भी इंजन में जाता है, फ्यूल के साथ मिक्स होना होता है। तो ये भी कंटामिनेंट को दूर करने के लिए हम इंजन का यूज करते हैं। बेसिकली जब आप सर्विस कराते हो तो डायरेक्टली वो बोलते हैं, जो सर्विस करने वाले होते हैं, कि आपके फ्यूल फिल्टर को चेंज करना है, और हर सर्विस के बाद फ्यूल फिल्टर या फिर एयर फिल्टर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके व्हीकल के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्यूल इंजेक्शन पंप, ऑलरेडी इसके बारे में भी हमने मेजर कंपोनेंट में डिस्कस किया था। जो हमारा फीड पंप होता है वहां से फिल्टर में जाता है हमारा फ्यूल, फिल्टर के बाद वो ट्रांसफर पंप में चला जाता है जहां पे उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। आपको पता है प्रेशर क्यों चाहिए होता है सीआई इंजन में। प्रेशर के बाद उसको हम बेसिकली इंजेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, इंजेक्टर से भेजते हैं, और मीटरिंग बीच में लगा होता है, आप उसको मीटर कर लेते हो कि कितना फ्यूल सप्लाई आपको करना है। उसके बाद वो इंजेक्टर में चला जाता है। जो इंडक्टर होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड होता है, और जो यहाँ पे पंप भी लगा होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, वो पंप भी बेसिकली अब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं बाय द प्रेशर। तो कॉमन रेल जो प्रेशर होता है बेसिकली वो यहाँ पे मेंशन है, कभी कभी ये प्रेशर रेंज भी आपसे पूछ लेता है, तो दैट इज अराउंड 3 to 4 बार।
फ्यूल इंजेक्टर ऑलरेडी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये एक तरह का सोलेनॉइड इंजेक्टर हम बेसिकली यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड होता है, इसकी वाइंडिंग होती है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेरिजन टू मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम। मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम जितना उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है उससे कहीं ज़्यादा कम होता है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि जब आपने सिग्नल भेजा फ्यूल कंट्रोल करने के लिए तो मैकेनिकल सिस्टम को जितना टाइम लगेगा उसका 100-1000 टाइम्स लगता है हमारे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का। तो बेसिकली इसलिए हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम प्रीफर्ड करते हैं। प्रेशर रेगुलेटर होता है जो प्रेशर को रेगुलेट करता रहता है, और जो भी एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वापस हम उसको फ्यूल टैंक में भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ आपको कंपोनेंट्स बताए हैं। एसआई इंजन और सीआई इंजन का जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो सिमिलर कंपोनेंट है, टैंक सब में रहता है, फ्यूल लाइन सब में रहती है, फ्यूल पंप रहता है, वो चाहे मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। बेसिकली अब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज करना होगा। फ्यूल फिल्टर लगा होता है, यहाँ पे कार्बोरेटर होता है, बट नेवरदलेस अब यहाँ पे भी हम इंजेक्टर यूज करने लगे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया फ्यूल इंजेक्टर कंपलसरी होता है हमारे सीआई इंजन में। इनलेट मैनिफोल्ड और फ्यूल इंजेक्टर ये सारी चीजें होती हैं हमारे इंजेक्शन सिस्टम की। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम इसको भी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं तो थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम इज, यहाँ पे रिमेंबर दिस, मैंने पहले भी आपको बोला कि लैंग्वेज कभी कभी ये चेंज करते हैं। वैसे तो जितने भी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है सारे फंक्शन हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो परफॉर्म करता है, बट दे आस्क द प्राइमरी फंक्शन। अगर वो प्राइमरी फंक्शन करते हैं तो हम लुब्रिकेशन क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस द वियर, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, सिस्टम की वियर को रिड्यूस करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन द टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक में मिस टाइप का होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया। डायरेक्टली लुब्रिकेशन को, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम फ्यूल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो क्या प्रिंसिपल होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कैरिड सेपरेट टैंक। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ड्राई शंप होता है जिसमें सेपरेट टैंक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। पहले मैंने कहा कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें कुछ एडिशनल है या कुछ सबसेक्शन किया गया है तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द थर्मोशैफन इंजन कूलिंग सिस्टम। इसमें कोई पंप नहीं होता है, बाकी समय पंप लगा होता है। इसमें पंप की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसेशन पे काम करता है, डेंसिटी डिफरेंस पे काम करता है, इसलिए हम यहाँ पे पंप का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंजन कूलिंग सिस्टम, वाटर एज द कूलेंट एंड पंप सर्कुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप आर यूज। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज करते हैं, पहले मैंने कहा ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेशन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय प्रेशर रिलीफ वाल्व। सिंपल पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज, फ्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर कूलिंग सिस्टम आप यूज करते हो तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर जैसे सिस्टम है कश्मीर है, लद्दाख है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो चांसेज होते हैं कि वाटर जो है जहाँ पे भी आपके रेडिएटर में है, पंप में है, आपके जो ब्लॉक में है, इंजन ब्लॉक में, कहीं पे भी है, वाटर जैकेट में हो, वो फ्रीज होने के चांसेज होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली एंटी फ्रीजर मिलाते हैं। एंटी फ्रीजर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। एंटी फ्रीजर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज अराउंड 70%, और जहाँ पे कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक कूलिंग मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे बहुत जरूरी, बहुत रिक्वायर्ड है ये। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 8, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनहेंस बाय द हाउसिंग ऑफ द सिलेंडर स्लीव इनर सरफेस। तो ये काम होता है हमारे लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस का। लुब्रिकेशन जो होता है जितना अच्छा एफिशिएंट रहेगा हमारे इंजन की परफॉर्मेंस ही उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द आर्कटिक एनवायरनमेंट प्रीफर्ड कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। जहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफ़ी लो है वहाँ पे एयर सिस्टम हम यूज करते हैं, बेसिकली अवॉइड करते हैं वाटर सिस्टम को, क्योंकि वाटर के फ्रीजिंग होने की, फिर उसमें एंटी फ्रीज मिलाने की, वो हैवी होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, डिजाइन डिफिकल्ट होता है, और एयर सिस्टम इजीली वहाँ पे काम कर पाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो एयर सिस्टम इज सफिशिएंट टू कूल डाउन द इंजन, तो एयर का यूज करते हैं हम। इन कूलिंग सिस्टम मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? मैंने डिटेल में आपको बताया था, थर्मोस्टेट करता है। बेसिकली थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर सेंसिटिव वाल्व होता है जो टेम्परेचर के साथ ओपन या क्लोज होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेट की हो। तो इंजन का एक हम ऑपरेटिंग टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उसके हिसाब से थर्मोस्टेट हम बना देते हैं। थर्मोस्टेट जब वो टेम्परेचर अचीव होता है तभी वाटर लाइन को सर्कुलेट करता है, अदरवाइज वो क्लोज रहता है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ द कूलेंट सर्कुलेशन इन द इंजन कूलिंग सिस्टम इज। ये देखो, आपको इस क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका पहले रेडिएटर भी आ सकता है, डजेंट मैटर। आप इंजन ब्लॉक से भी शुरू कर सकते हो, बट आपका जो फ्लो लाइन है, फ्लो का जो लाइन है वो आपको याद रखना है कि किसके बाद कहाँ हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर अप्रोप्रिएट है दैट इज पंप। पंप के बाद वो ब्लॉक में चला जाता है, ब्लॉक हेड में चला जाता है। जो हमारे इंजन के ब्लॉक और ब्लॉक हेड होते हैं, उसके बाद हम उसको वापस रिसर्कुलेट कर देते हैं रेडिएटर में। यहाँ पे वो हीट रिजेक्ट करता है, वापस से पंप, ब्लॉक और हेड से घूमते हुए चला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। द इनटेक फ्यूल इन द डीजल कंसिस्ट ऑफ, केवल एयर होती है, जो इनटेक होता है केवल एयर होती है, उसको हम कंप्रेस करके फिर फ्यूल सप्लाई करते हैं। विस्कोसिटी इज मेजर यूजिंग द, विस्कोसिटी मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट जो होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएसयू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो विस्कोमीटर होता है यहाँ पे, वेरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, फेटोमीटर बेसिकली ओशियन डेप्थ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी काफी न्यूज में रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके जनरल नॉलेज को चेक करेगा। आप बिना सर्च किए बताइएगा कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज फॉर, लुब्रिकेटिंग ऑयल किसके लिए यूज होता है। अगेन द सेम चीज हमने पहले भी डिस्कस किया। लुब्रिकेटिंग ऑयल वियर मिनिमाइज करने के लिए, और पार्ट को, जो हमारा पार्ट है उसको कूल करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं। तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट होगा, सॉरी ए एंड बी करेक्ट होगा। तो सी यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका। विच टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज इन द टू स्ट्रोक, पेट्रोल सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। तो पेट्रोल सिस्टम का मतलब वही है कि हम डायरेक्टली पेट्रोल में या फिर फ्यूल जो होता है, तो बेसिकली मैंने कहा था ये गैसोलीन में हम यूज करते हैं। तो फ्यूल को हम डायरेक्टली, फ्यूल में हम डायरेक्टली लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है उसको मिला देते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स इज द मेजर ऑफ फॉर द चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हम बेसिकली जब भी किसी भी फ्लूइड को मेजर करें तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज इन द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में एयर कूलिंग बेसिकली प्रीफर्ड करेंगे क्योंकि छोटा इंजन होता है। अब लिक्विड कूलिंग भी आ रही है, बेसिकली हम वाटर की जगह पे ऑयल यूज करते हैं, ऑयल को सर्कुलेट करते रहते हैं, फिर उसको रेडिएटर में भेजते हैं, वहां से कूल होता है, वापस ऑयल सर्कुलेट होता है, तो एक क्लोज साइकिल हम बना देते हैं। बट नेवरदलेस यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। द कूलिंग फैन इज, यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा कूलिंग फैन होता है वो बेल्ट एंड पुली इससे ड्राइव होता है, ये करेक्ट है। फिटेड बिटवीन द इंजन एंड रेडिएटर, ये भी करेक्ट है, रेडिएटर के साइड में होता है ताकि एयर को सक करके रेडिएटर के ऊपर से वो इंजन ब्लॉक के ऊपर से थ्रो करे, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये भी सही है। ड्रिवन फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव होगा, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन वाटर कूलिंग द वाटर इन द जैकेट ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सिलेंडर, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द वाटर कूलिंग द वाटर जैकेट ऑब्टेन हीट फ्रॉम सिलेंडर, यहाँ पे वाटर जैकेट की बात कर रहे हैं। वाटर जैकेट जो होता है सिलेंडर से हीट कैसे ऑब्जर्व करता है, तो वो करता है रेडिएशन के थ्रू। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वाटर है, जो सर्कुलेटिंग वाटर है, वो वाटर जैकेट से हीट कैसे ऑब्जर्व करता है, तो वहां पे ऑप्शन आएगा कन्वेक्शन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आप सोच के देखो, जो सिलेंडर का टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, और जब हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करते हैं तो T⁴ करते हैं। तो बाकी सारा इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से बाकी जो कन्वेक्शन हो या फिर कंडक्शन है उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है, वो नॉमिनल हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है दैट इज रेडिएशन। और जब हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के टाइम में जब वाटर जैकेट से सर्कुलेटिंग लिक्विड जो लेता है वो कन्वेक्शन के थ्रू लेता है, क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कार्बोरेटर इज यूज, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल भी है, आप सभी को पता है। मिक्स करने के लिए होता है, करेक्ट प्रोपोर्शन में एयर फ्यूल रेशियो को भी मेंटेन करता है, मिक्स करता है, फिर इंजन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज सी करेक्ट होगा। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज, डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए, टेम्परेचर बढ़ता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है, और विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर सेपरेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि विस्कोसिटी इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सॉलिड में आता है, विस्कोसिटी लिक्विड में आती है, बस ये दोनों में डिफरेंस होता है।
डेफिनेटली अब लिक्विड सॉलिड डिफरेंट है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो हम फ्लूइड मैकेनिक डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे बताना, लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, सपोज दैट वी एलिमिनेट द फ्रिक्शन, वी अचीव जीरो फ्रिक्शन, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ विस्कोसिटी, क्या फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी या फिर नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये फोर्स से रिलेटेड है, एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स से रिलेटेड। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात किए थे, यहाँ पे भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात हो रही है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में आपका एडेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए या फिर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए। जब हम लिक्विड को बनाते हैं, जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसमें कौन सा फोर्स हमको ज्यादा रखना चाहिए, एडेसिव या फिर कोहेसिव, या फिर दोनों को बैलेंस में रखना चाहिए, न्यूट्रल रखना चाहिए, और क्यों रखना चाहिए, रीजन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बहुत कम लोग करते हो बट ट्राई करना, ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए एज पर नॉलेज, नॉट फॉर द एग्जाम। अगर आपको अच्छा नॉलेज है, फंडामेंटल आपका क्लियर है, तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन जरूर आप रिप्लाई कर पाओगे बिना सर्च किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देख के हम चूज करते हैं हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल को। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, द मेन कॉज फॉर द चेंज इन इंजन ऑयल विस्कोसिटी, कौन होता है, टेम्परेचर। ये सारे बाकी भी होते हैं बट मेजर जो पोर्शन होता है दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेनली इफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटिवली पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको रट सकते हो, कोई फंडामेंटल नहीं है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये रेटिंग फिक्स करते हैं विस्कोसिटी की, उसकी बेसिकली रेटिंग क्या है। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, जितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी मैंने ऑप्शन टिक मार्क भी किया हुआ है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।